हेलो एवरीवन, here we are with our next lecture जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम 3 या 4 चीजों की बात करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं चैप्टर का कंटेंट बता देता हूं कि इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे क्या। सबसे पहला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। तो ऐसा कई बार होता है जब कोचेस किसी स्कूल में, कॉलेज में या जोनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास 100-200 प्लेयर्स का एक अच्छा खासा पूल होता है। उनके अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट परखा जाता है कि कौन से बच्चे टैलेंटेड हैं। तो पहले तो उन बच्चों को अलग करना होता है, फिल्टर आउट करना होता है, फिल्टर इन करना होता है स्पेसिफिकली। उसके बाद में उनके ऊपर स्पेशल फोकस दिया जाता है कि वो अपने टैलेंट को और निखारे ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट कर पाए। तो वो सब चीजों का प्रोटोकॉल क्या होगा वो पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, टैलेंट को डेवलप कैसे करना है। ओके, उसके बाद में मेरे पास टॉपिक नंबर 2 रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो साइकिल। कैसे एक छोटा टाइम स्पैन लिया जाता है जिसमें टैलेंट को ट्रेन किया जाता है किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़े टाइम के लिए नहीं, मॉडरेट से टाइम का कोई ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए या बड़े साइज का कोई ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। कुछ ट्रेनिंग सेशंस ऐसे होते हैं जो साल भर चलते रहते हैं। उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से 3 तरह के साइकिल यहाँ पे डिफाइंड है, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारे पास रहेगा टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। ये 3 कंपोनेंट्स जो है फिजिकल फिटनेस के, इन्हें ट्रेनिंग के थ्रू कैसे एक्वायर किया जाएगा, कौन से स्पेसिफिक एक्ट किए जाएंगे जिनसे एक एथलीट को इन चीजों को इंप्रूव करने में हेल्प मिल सकता है। देन यूनिट कंटेंट में चौथा टॉपिक हमारे पास आ रहा है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप करना है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डेवलप करना है, उसके लिए ट्रेनिंग सेशन में क्या ड्यूरेशन और क्या स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए। देन लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा सर्किट ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन एंड इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे कि ये सर्किट ट्रेनिंग किया कैसे जाता है, ये ट्रेनिंग मेथड अगर ऑप्ट किया जाए ये कौन सी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए या फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट अचीव करने में हेल्प करता है। चलिए इसकी डिटेलिंग में जाते हैं। यहां पे कुछ पीवाईक्यूज होंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है एक बड़े पूल में, प्लेयर्स का एक पूल है, 100-200 प्लेयर्स का पूल है जो कि सिलेक्टेड है और जो खेल रहे हैं, लगातार काफी टाइम से खेल रहे हैं। उनमें से एप्रोप्रिएट प्लेयर्स को सिलेक्ट करना, वो जिनमें पोटेंशियल दिख रहा है कि हाँ वो एक्सेल कर सकते हैं, उन्हें ढूंढना, उन्हें पिक करना, उन्हें ग्रूम करना, इन सब चीजों के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उस पूल में से उन सिलेक्टेड प्लेयर्स को पहचानना, जिसे हम कहते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ओके, द सिलेक्शन मस्ट बी मेड फेयरली एंड इक्विटेबली। तो अगर आपने मान लीजिए 100 में से 10 प्लेयर सिलेक्ट किए तो आपकी जो अथॉरिटी होगी वो आपसे सवाल करेगी कि आपके पैरामीटर्स क्या है, क्या ये एक फेयर सिलेक्शन था, क्या ये एक बायस सिलेक्शन था, क्या रिश्तेदार तो नहीं सिलेक्ट हो गए हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही फेयर होना चाहिए, तभी आगे जाके आप जिस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके आप कोच हैं या जिसके आप प्लेयर हैं, वो टीम एक्सेल करेगी। इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी आपका नाम होगा, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है जिस प्लेयर में टैलेंट है उसे पिक किया जाए। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फेयर होना चाहिए। Then this demands a better understanding of player identification and adopting to a suitable selection policy. एक सिलेक्शन पॉलिसी होना चाहिए, कुछ फिटनेस टेस्ट होने चाहिए, जैसे टीम इंडिया के अंदर, क्रिकेट के अंदर स्पेसिफिकली एक यो-यो टेस्ट होता है। जो प्लेयर उस टेस्ट को मैच से पहले कंप्लीट कर लेता है विद इन द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, उसे टीम के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, चाहे आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं। अगर आप ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उस दिन आपको बेंच कर दिया जाएगा, यानी
आपको उस दिन रेस्ट पे बाहर बैठा दिया जाएगा, पानी वानी पिलाने का काम करवाया जाएगा। तो सिलेक्शन पॉलिसी, ये तो खैर प्लेइंग के अंदर हो गया, मैं तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में कह रहा हूं। प्रोसेस फेयर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि एक अच्छा टैलेंट आइडेंटिफाई होके पिक हो सके। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में इट इज द मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग करंट प्लेयर्स दैट हैव पोटेंशियल टू एक्सेल। वो पर्सनालिटीज या वो बच्चे या वो प्लेयर्स जिनमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल है करंट प्लेयर्स में से, उनको रिकॉग्नाइज करना। ओके, तो इसमें इंडिविजुअल की फ्यूचर कैपेसिटीज को प्रिडिक्ट किया जाता है। एज फैक्टर कि मतलब जितना एज कम होगा उतना वो टीम के लिए लंबा खेल सकेगा। ओल्ड एज प्लेयर्स जिनके अंदर खेलने का पोटेंशियल सिर्फ 2 या 3 सालों का बच्चा है, उन पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो यंग प्लेयर्स हैं, जो एक बार टीम में आ गए, 1-2 सालों के अंदर अगर वो टीम में स्टेबल हो गए हैं, तो उसके बाद में वो टीम को लंबे टाइम तक अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, फिजियोलॉजिकल स्किल, आपकी बॉडी का फंक्शनल स्किल कैसा है, टेक्निकल स्किल, आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज कितनी अच्छी है, टेक्निकली आप कितने साउंड है, देन साइकोलॉजिकल स्किल, प्रेशर को हैंडल करने की आपके अंदर कितनी पावर है, कॉग्निटिव स्किल्स एंड सोशल स्किल्स, आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं, आप पर्सनल माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, या आप एक टीम प्लेयर हैं और पूरी टीम के लिए खेलते हैं, आपको टीम रिजल्ट मायने रखता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप टीम प्लेयर बन सकते हैं। वो सिलेक्शन में आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट में आपको लेके आएगा। देन हो गया टैलेंट पिक, अब अगला काम क्या करना है, उस टैलेंट को डेवलप करना है। मतलब 100 में से 10 बच्चे पिक हो चुके हैं, अब सामने सवाल खड़ा है, इनके टैलेंट को और ग्रूम कैसे किया जाए। टॉपिक इज टैलेंट डेवलपमेंट। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एथलीट्स विद अ suitable learning environment so as build and retain strategically important skills among player। उन्हें एक ऐसा माहौल देना जहां पे वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर जो वाइटल्स हैं उनको सीखें, अपनाएं और अपने आप को और निखार ले। की फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑब्स्टिकल्स, ये सारे की फैक्टर्स हो जाते हैं। देन इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो। नाम सजेस्ट कर रहे हैं। यहां पे किया क्या जा रहा है, जब टैलेंट पिक हो चुका है, आप उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग ड्यूरेशन का हो सकता है, जैसे हो सकता है वो कुछ घंटे का हो सकता है उसे कहा जाए कि तेरा 1 वीक तक ट्रेनिंग सेशन चलेगा, हो सकता है उसे कहा जाए तेरा 2 महीने का ट्रेनिंग सेशन चलेगा, हो सकता है उसे कहा जाए तुम्हारा ट्रेनिंग सेशन पूरे साल का चलेगा, उसके बाद में डिसीजन बनेगा। उसके माइंड में क्लैरिटी पुट अप कर दी जाती है कि कितना लंबा तुम्हें ट्रेन किया जाएगा, क्या तुम्हारी जरूरत है। तो उस हिसाब से साइकिल्स को उसे बताना है कि टर्म देनी है कि तुम्हें माइक्रो साइकिल के गो थ्रू होके जाना है, तुम्हें मैक्रो साइकिल के गो थ्रू होके जाना है, तुम्हें मीसो साइकिल के गो थ्रू होके जाना है। और उसे ये पता होगा कि जब ये टर्म्स दी जा रही है माइक्रो, मैक्रो एंड मीसो, तो किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो द ट्रेनिंग प्लान इज कंस्ट्रक्टेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस ट्रेनिंग साइकिल। दीस साइकिल्स आर माइक्रो, मीसो एंड मैक्रो। Whereas micro is the shortest cycle which may last for 3 to 10 days, यानी कि उसे हफ्ता 1.5 हफ्ता के लिए कहा जाता है कि ठीक है हमारी कोई सीरीज आ रही है, जो भी टारगेट साइट, मान लो श्रीलंका में मैच होने हैं, तो उन्हें श्रीलंका के अंदर ले जाया जाएगा ताकि वो कंडीशन के लिए हैबिचुअल हो जाए, और उन्हें 1 हफ्ते का ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो भी टीमें ऑपोजिट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या, उस हिसाब से आपको ट्रेन किया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन से 10 दिन की होती है। दैट इज माइक्रो। मीसो साइकिल इज मीडियम ड्यूरेशन साइकिल, जिसमें 3 से 6 हफ्ते यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने का साइकिल होता है। ये 1 से 1.5 महीना आपको ट्रेनिंग के गो थ्रू होके जाना होता है, अपने इंजरीज को ठीक करना होता है, अपने पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम करना होता है, ताकि आप आने वाले इवेंट के लिए खुद को रेडी कर सकें।
Lastly, macro cycle is the longest duration cycle which lasts up to 12 months or a year. जैसे मैं क्रिकेट का ही एग्जांपल लेता हूं कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं क्रिकेट के अंदर जो टीम इंडिया में फाइनल 11 में जगह नहीं बना पाते हैं, तो जो बाकी बचते हैं उनका क्या, उन्हें डोमेस्टिक खेलना है। और डोमेस्टिक के अंदर बेसिकली हमारा जो रणजी का फॉर्मेट चलता है उसमें ज्यादा फोकस टेस्ट प्लेइंग पे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ T20 फॉर्मेट के गेम्स भी होते हैं, जैसे कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट होता है जिसके अंदर T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ा इवेंट आईपीएल। तो आईपीएल जैसे ही बीतता है, मई के अंदर खत्म होता है, तो ऐसा नहीं है कि टीमें कुछ महीने के लिए डोरमेंसी की स्टेट में चली जाती है। जो फ्रेंचाइजीज होती है वो अपने प्लेयर को 1 साल तक ट्रेन करती रहती है ताकि नेक्स्ट मार्च के अंदर जब इवेंट चले, बहुत से प्लेयर ऑलरेडी ग्रूम हो चुके हों, उनका मैक्रो साइकिल चल रहा होता है। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। तो यहां पे कुछ एडिशनल टर्म दी गई है, जैसे कि वर्कआउट से मैंने माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो बताया, उससे भी माइक्रो से भी छोटा साइकिल होता है वर्कआउट्स बेसिकली 1 दिन, कुछ मिनट और या कुछ घंटे के हो सकते हैं। तो इसके बाद में मैं अगले टॉपिक पे मूव ऑन कर रहा हूं। हो गई मतलब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो गई, टैलेंट डेवलपमेंट हो गई, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन बता दी गई, ट्रेनिंग वगैरह हो गई। ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्किल सेट्स पे काम किया जाता है। वो स्किल सेट्स क्या है? स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है एंड स्पीड है। तो इनमें मैं सबसे पहले पैरामीटर की बात करता हूं, नाम है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? आपके सामने कोई रुकावट है, कोई रेजिस्टेंस है, आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे? स्ट्रेंथ से ही करेंगे। गो एंड स्मैश द डोर एंड क्रॉस योर लाइन, यानी कि आपके सामने जो रेजिस्टेंस है उसे पार पाने का आपके पास तरीका क्या है, कितना जोर मारोगे, दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ 2 तरीके की है, डायनामिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। एक मूवमेंट के दौरान होने वाली स्ट्रेंथ है और एक स्टैटिक पोजीशन के अंदर होने वाली स्ट्रेंथ है। इन दोनों स्ट्रेंथ्स को कंपेयर करेंगे। यहां पे डायनामिक स्ट्रेंथ के इन्होंने फर्दर पैरामीटर बना रखे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। उसके बाद में मेथड क्या क्या है स्ट्रेंथ डेवलप करने के, ऊपर तो था टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, यहां पे है स्ट्रेंथ डेवलप करने के तरीके, आइसोमेट्रिक तरीका, आइसोटोनिक तरीका, आइसोकाइनेटिक तरीका। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ के कितने टाइप्स हैं? सबसे पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम रेजिस्टेंस को पार पाने के लिए आपको दिखानी पड़ेगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है? स्पीड के साथ आप कितनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। बॉक्सर्स को ये चाहिए, कितनी स्पीड के साथ आप कितना जोर का मुक्का मारते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यानी फटीग की कंडीशन में आपका जोर कितने टाइम तक कायम रहेगा, कितनी देर बाद आप कहेंगे कि अब दम नहीं बचा, अब जान निकल गई, अब नहीं खेला जाता। तो सबसे पहला है आप में कितना जोर है, दूसरा आप कितनी जल्दी जोर से अपना जोर दिखा पाते हो, और तीसरा क्या है, कितने लंबे टाइम तक आपकी बॉडी जोर आजमाइश कर सकती है। तो ये 3 तरह की स्ट्रेंथ हो गई, मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के 3 तरीके। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कीजिए, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कीजिए, आइसोकाइनेटिक कीजिए। अब ये पेपर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको सीधा सा बता देता हूं कि इन तीनों में फर्क क्या है। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में दिख रही है, जैसे मैं दीवार को धक्का मारने लग जाऊं, अब उस दौरान मेरी टांगे, मेरे पैर एक जगह पे फर्म होंगे, मेरे हाथ दीवार के ऊपर होंगे, मैं जोर मार रहा हूंगा लेकिन इसमें मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं दिख रही होगी, ना तो दीवार धकेली जाए मेरे से, ना इस दौरान मेरी बाजू आगे हो पाएगी, क्योंकि दीवार एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, फर्म ऑब्जेक्ट है। बस मैं जोर मारता रहूंगा, इस दौरान मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आप प्लैंक्स मारते हैं, तो ये पुशअप्स तो आप सभी ने देखा ही होगा, एक प्लैंक्स का तरीका होता है जिसमें अपनी एल्बोज के ऊपर ये टमी रिड्यूस करने के लिए पुशअप स्टेट के अंदर स्टैटिक पोजीशन में रहा जाता है, उसमें भी बॉडी को मूव नहीं किया जाता।
और इससे जो आपको स्ट्रेंथ आती है उसे हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं और इसकी एक्सरसाइजेस को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है। आइसोटोनिक के अंदर क्या है, आपकी पोजीशन स्टैटिक है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे होंगे, बॉडी में मूवमेंट दिखाई देगी। जैसे आप डंबल्स वगैरह मार रहे हैं, उस दौरान आपकी मसल्स के अंदर मूवमेंट दिखेगी, ये आइसोटोनिक होगा। इसके अलावा आपके पास और तरीका क्या है कि आप पुशअप्स मार रहे हैं, पुशअप्स में आपकी बॉडी मूवमेंट दिख रही होती है, दूसरा तरीका हो गया। आइसोकाइनेटिक के अंदर क्या है, रिदम बनती है। रिदम मतलब किसी मशीन की हेल्प से आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, पहले कोई टाइमर सेट हो जाता है, इंटेंसिटी सेट हो जाती है, उसके बाद में मशीन की हेल्प से करते जाइए स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वो आपको एक ही स्पीड पे मशीन की हेल्प से एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। मशीन के बिना इंटेंसिटी वेरी हो सकती है, मशीन के साथ इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी जाती है। तो बगैर मशीनों के आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक हो जाएंगे, मशीन के साथ आइसोकाइनेटिक हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहली है क्या, दैट इज आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का मतलब है सेम लेंथ, यानी जब हम ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उस दौरान लगेगा नहीं कि मसल मूव कर रही है, तो वर्क डन कैन नॉट बी ऑब्जर्व, वर्क डन जीरो लगता है, आपको माना जाता है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं, दीवार कहां मूव कर रही है, तो वर्क डन इज जीरो। जब मैं प्लैंक्स के केस में अपनी एल्बोज के ऊपर अपनी टमी रिड्यूस करने के लिए पुशअप स्टेट के अंदर लेटा हूं, प्लैंक स्टेट के अंदर लेटा हूं, उस दौरान बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, एक ही कांस्टेंट पोजीशन को रखने के लिए जोर लगता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, पर उस दौरान मूवमेंट तो जीरो है। तो ऐसे में ऐसी एक्सरसाइजेस को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है, जैसे कि साइड स्प्लिट्स हो जाते हैं, काफ स्ट्रेच हो जाता है, चेस्ट स्ट्रेच हो जाता है, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेच हो जाता है, आर्म लॉक स्ट्रेच हो जाता है, हैंड लॉक स्ट्रेच हो जाता है, हैंड लॉक शोल्डर पुल स्ट्रेच हो जाता है, एल्बो पुश बैक स्ट्रेच हो जाता है, एंड सीलिंग रीच स्ट्रेच हो जाता है। इन सभी में आप एक कांस्टेंट पोजीशन के अंदर खड़े रहते हैं, लेकिन एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक खुद को मेंटेन करने के कारण स्ट्रेंथ डेवलप होती है। प्लैंक्स बहुत अच्छा एग्जांपल था, यहां पे डायग्राम में नहीं है। तो इन एक्सरसाइजेस की खासियत क्या है, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और ये कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। अगर मैं डंबल वगैरह के केस में जा रहा हूं, वो आइसोटोनिक जाएगा, उसमें इक्विपमेंट चाहिए, मशीनें फिर भी नहीं चाहिए, हल्का फुल्का वजन चाहिए होता है उसमें। दीज एक्सरसाइजेस आर यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ इन केस ऑफ इंजरी। आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव, पर यहां पे डिस्टेंस जीरो है तो वर्क डन जीरो माना जाएगा। देन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है, आइसो मीन सेम, टोनिक मतलब टोन। इन एक्सरसाइजेस के अंदर मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है, मसल की लेंथ में चेंज दिखाई देता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं डंबल्स उठा रहा हूं, तो डंबल एक टाइम मेरी बॉडी एक्सिस के नजदीक आएगा और एक टाइम दूर जाएगा। जब ये दूर जा रहा है तो इसे एक्सेंट्रिक मूवमेंट कहा जाता है, जब ये बॉडी के नजदीक आ रहा है तो इसे कंसेंट्रिक मूवमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं डंबल को ऐसे करता हूं, ये बॉडी एक्सिस से दूर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक मूवमेंट, और जब ये बॉडी के नजदीक आ रहे हैं इसे कंसेंट्रिक कहा जाए। कंसेंट्रिक कम से याद रखिए, पास आना, एक्सेंट्रिक एग्जिट से याद रखिए, यानी कि दूर जाना। तो इनमें प्रॉपर मूवमेंट दिखाई देगी, स्ट्रेंथ डेवलप करने का तरीका। ओके, एग्जांपल क्या है, जब हम कोई बॉल फेंकते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, जंपिंग ऑन द स्पॉट करते हैं, इन सभी के अंदर प्रॉपर मसल की लेंथ में चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। देन if muscle can contract and change its length to produce force, the contraction type is isotonic. ठीक है, they increase the length of the muscle and good for conditioning in the sports. Then is isokinetic, मशीनें लगा रखी है भाई, सेम मोशन, यानी कि एक कांस्टेंट रिदम मेंटेन की जाएगी और इसमें मशीनें यूज की जाएंगी। फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐसी मशीनें होती हैं। These exercises were introduced by J.J. Perrine in 1968. These exercises are done by specially designed machines. वही बात आ गई। And they are a combination of isotonic and isometric exercises.
चलिए, स्ट्रेंथ डेवलप हो गई। मैं दूसरे फैक्टर की बात करता हूं, नाम है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है लंबे टाइम तक स्टैमिना के साथ कोई चीज एग्जीक्यूट करना थकावट आने के बावजूद। इफ यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर एक्टिविटी ऑल्दो देयर इज फटीग, तो उसे आपका स्टैमिना, आपकी एंड्योरेंस कहा जाएगा। दिस इज एबिलिटी टू कंटिन्यू द एक्टिविटी अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग और फॉर अ लॉन्ग टाइम। द कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू लास्ट और विथस्टैंड वेयर एंड टेयर, यानी कि बॉडी में टूट फूट हो रही है, बॉडी में पेन आ रहा है, फटीग आ रही है, फिर भी आप कोई एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं, एंड्योरेंस अच्छी मानी जाएगी। स्टैमिना। तो एंड्योरेंस के कितने टाइप्स हैं? एंड्योरेंस के दो टाइप्स होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं। पहला है एक्टिविटी का नेचर कैसा है और दूसरा है एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी है। एक्टिविटी के नेचर के हिसाब से बेसिक एंड्योरेंस है, जनरल एंड्योरेंस है, स्पेसिफिक एंड्योरेंस है। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से स्पीड एंड्योरेंस है, शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम है, मीडियम टाइम है। और इसे डेवलप करने के तरीके हैं कॉन्टिन्यूअस, इंटरवल एंड फार्टलेक मेथड। तो मैं पहले आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं, नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से कितना। अगर आप एक ही तरीके की एक्टिविटी लंबे टाइम तक करते हैं, आधा घंटा जॉगिंग कर रहे हैं और जॉगिंग ही करते जा रहे हैं, उससे आपको बेसिक एंड्योरेंस मिलेगी। लेकिन जॉगिंग करते टाइम आप साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करते हुए जा रहे हैं, चल रही है साथ में जॉगिंग करते हुए, थोड़ी हाथों की मूवमेंट, थोड़ी पैरों की मूवमेंट, थोड़ी नेक की मूवमेंट, बीच में वॉकिंग स्टार्ट हो गई, बीच में फास्ट रनिंग स्टार्ट हो गई। जब आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज दिखाते हैं, टाइम भले ही उतना ही ले लीजिए, तो वो एक जनरल एंड्योरेंस बन जाता है। सिंगल एक्टिविटी की केस में बेसिक एंड्योरेंस आएगी। कपल ऑफ एक्टिविटीज करते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग सेशन, तो उसे आप जनरल एंड्योरेंस डेवलप करेंगे। स्पेसिफिक एंड्योरेंस का मतलब क्या है? किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करना। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर को पूरे ग्राउंड को मल्टीपल टाइम कवर करना होता है, तो उसे लंबे चक्कर लगाने चाहिए ग्राउंड के, लंबे टाइम तक उसे भागते रहना चाहिए ताकि उसकी लंग कैपेसिटी अच्छी हो सके। तब उसके अंदर जो एंड्योरेंस आएगी वो एक स्पेसिफिक एंड्योरेंस होगी। स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी करना ताकि आपके अंदर कोई खास चीज की एंड्योरेंस आए, दैट इज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। देन है बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। कम टाइम के लिए आप एंड्योरेंस डेवलप करते हैं, यानी 30 सेकंड के लिए आपने लगातार कोई एक्टिविटी की, 2-3 मिनट के लिए कोई लगातार एक्टिविटी की, 5 मिनट के लिए की, 10 मिनट के लिए एक्टिविटी की, तो उस हिसाब से अलग अलग तरीके की एंड्योरेंस डेवलप होगी आपके अंदर। चलिए, मैं इसकी डिटेलिंग के अंदर जा रहा हूं। एंड्योरेंस के कितने टाइप्स हैं? नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से पहला है बेसिक एंड्योरेंस। ability of individual to do the movement in which large number of body and muscles involved at slow pace for duration such as walking, jogging, swimming at a moderate speed. मॉडरेट स्पीड पे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं और लंबे टाइम तक उसे कर रहे हैं, 30-40 मिनट तक, मोर देन 30 मिनट्स, तो आपके अंदर आएगी बेसिक एंड्योरेंस। दूसरी आ रही है जनरल एंड्योरेंस। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी, मैंने बताया ना, सिर्फ जॉगिंग करें तो सिर्फ जॉगिंग करते रहिए, दैट इज बेसिक। जॉगिंग करते हुए और एक्टिविटी के सेट भी करते जाने हैं, इससे आपके अंदर मल्टीपल तरह की एंड्योरेंस डेवलप होगी, दैट इज जनरल एंड्योरेंस। स्पेसिफिक एंड्योरेंस में खास क्या होता है? इसमें आपको एक पर्टिकुलर टास्क करना होता है विदाउट एनी फटीग, और आपकी गेम के हिसाब से आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। यानी अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हैं तो उस दौरान आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे काम किया जाएगा, आपकी स्प्रिंटिंग पे काम किया जाएगा रादर देन मैराथन पे। एक टेस्ट प्लेयर को मैराथन वाले मोड पे ट्रेन करना होता है एंड्योरेंस के हिसाब से, और एक T20 प्लेयर को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी स्पीड के हिसाब से काम करना होता है अपनी एंड्योरेंस पे। तो किसी खास स्पेसिफिक स्किल सेट के हिसाब से, गेम के हिसाब से एंड्योरेंस डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंड्योरेंस। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से पहला है स्पीड एंड्योरेंस, जिसमें रेजिस्ट करना है फटीग को 45 सेकंड के लिए। आपको जो टास्क दिया जाएगा वो 45 सेकंड का होगा और थकावट के बावजूद या थकावट को लाए बिना आपको वो टास्क पूरा करना होता है। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में ये टाइम 45 सेकंड से बढ़ के 45 सेकंड टू 2 मिनट्स तक का हो जाता है।
यानी आपकी जो ट्रेनिंग एक्टिविटी है वो 2 मिनट तक की होगी, जैसे 800 मीटर की रेस, और आपको ये बगैर थकावट के, बगैर वियर एंड टेयर के करना होता है। देन इज मीडियम टर्म एंड्योरेंस, इसमें 2 मिनट से 11 मिनट की एक्टिविटी होती है, जैसे 1500 से 3000 मीटर की रेस। एंड देन फाइनली इज लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, ये उन स्पोर्ट्स के अंदर जरूरत होती है जिनमें टाइम की ड्यूरेशन 11 मिनट से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, तो 5000 मीटर से 10,000 मीटर, ये 1000 लिखा है, 10,000 मीटर तक की क्रॉस कंट्री रेस। जैसे मैराथन, आपके अंदर प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, आप लंबे टाइम तक खेलना सीखते हैं। जैसे टेस्ट प्लेइंग नेशन के अंदर कोई टेस्ट प्लेयर है, उसे लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस चाहिए होगी। आई होप दीज थिंग्स आर फाइन टू यू। तो इसे ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? सबसे पहला है कॉन्टिन्यूअस मेथड। कॉन्टिन्यूअस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो एथलीट होता है उसे एक्सरसाइज करनी है लंबी ड्यूरेशन के लिए विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, लेकिन वर्क की जो इंटेंसिटी है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, वो मॉडरेट टू लो होगी। इस दौरान एथलीट की हार्ट बीट जो है वो 140 से 160 के बीच में रहती है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो एक्टिविटी की ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जांपल है रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री रेस। देन इज इंटरवल मेथड, जैसे वो हॉकी के अंदर होता है ना, प्लेयर खेलने गया, आधा घंटा खेला, उसके बाद में कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, रेस्ट देनी है कुछ देर तक, उसको थोड़ा ब्रीद आउट ब्रीद इन कर लेने दीजिए, यानी कि एक बार खेलते हुए उसकी हार्ट बीट 180 तक पहुंच जाएगी, फिर उसे रेस्ट दिया जाता है। जब उसकी हार्ट बीट कम होके 120-30 तक पहुंच गई, उसे कहा जाएगा खड़ा हो, फिर से जाके खेल, इससे नीचे नहीं आने देनी। तो इस तरह की ट्रेनिंग को, जिसमें बीच बीच में छोटे छोटे इंटरवल लिए जाते हैं, उन्हें इंटरवल मेथड कहा जाता है। इससे पहले वाले में इंटरवल नहीं लिए जा रहे थे। देन लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड एज फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। इसमें एथलीट पे छोड़ दिया जाता है कि तू अपनी इंटेंसिटी खुद देख। मतलब अगर तुम्हें मैराथन रनिंग करनी है तो वो एथलीट पे छोड़ दिया जाता है कि तुझे सिर्फ जॉग करते हुए ये पूरी करना है, बीच में तुम्हें तेज होना है, बीच में तुम्हें स्लो होना है, बीच में तुझे ऑफ द रोड चलना है, बीच में तुम्हें ऑन द रोड चलना है, वो एथलीट पे छोड़ दिया जाता है। ये कंप्लीटली सेल्फ गाइडेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है। फार्टलेग मेथड को डेवलप किया था स्वीडिश कोच ने, गोस्टा हॉल्मर ने 1930 में, और ये एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब है स्पीड प्ले। एथलीट को अपने हिसाब से स्पीड चेंज करने की फैसिलिटी दी जाती है, और हार्ट रेट 140 से 180 के बीच में होती है। आजकल तो स्मार्ट वॉचेस का जमाना है, वैसे ही पता लग जाता है कि हार्ट बीट कितनी चल रही है। Fartlek training involves varying our pace throughout our run, alternating between fast and slow pace. I hope these things are clear to you. यहां पे मैंने स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस की बात कर ली। अगले वीडियो लेक्चर में मैं स्पीड की बात करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।